बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 में सेल्स और टिश्यू। लेकिन हमने माइक्रोस्कोप भी स्टडी किया था। वालेकुम अस्सलाम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी किया था। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी हमने पढ़ी थी। सेल थ्योरी के मुताबिक हमने पढ़ा था। मैं इसे रिपीट कर देता हूँ, सेल थ्योरी, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। सेल थ्योरी के लिए आप बताएंगे, सेल थ्योरी is formulated या proposed by Sheridan, Sivan and Rudolph। ये तीन साइंटिस्ट हैं who formulated the cell theory। क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी के? All living organisms are made up of one or more cell। बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है ये हर लिहाज से, इसका जरा आप ख्याल रखेंगे। All living organisms are made up of one or more cell। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, the cell is the fundamental unit of structure and function in all living organisms। फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है। लेकिन यही जो पॉइंट लिखे हैं यही आपको लिखने होंगे एग्जाम के अंदर। थर्ड पॉइंट है, the cell, new cell is derived from the pre-existing cell, dividing into two by the cell division। ये रुडॉल्फ का इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो उसने 1855 में इस थ्योरी के अंदर शामिल किया था कि जितने भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, सेल उन्हीं से वजूद में आते हैं, नए सेल उन्हीं से बनते हैं सेल डिवीजन के नतीजे में। फोर्थ नंबर पर है, द सेल कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल which is passed from generation to generation। सेल में हेरिडिटरी मटेरियल पाया जाता है, बेसिकली इज नॉन एज डीएनए। ये हेरिडिटरी मटेरियल है जो कि पेरेंट के कैरेक्टर को उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर देता है। ये इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सेल थ्योरी के, इसको ज़रा अच्छी तरह से आपको करना है। और ये उन तीनों साइंसदानों की फोटोग्राफ है, शेरिडन, शिवान और रुडॉल्फ। इनको ज़रा जहन में रखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं और सेल थ्योरी के लिहाज से इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। हाँ भाई, बायोलॉजी की क्लास से आप क्या केमिस्ट्री की क्लास समझ रहे हो बेटा? इसे ये बायोलॉजी की क्लास है।
सेल थ्योरी के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सब सेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल्स. According to the first principle of the cell theory, all organisms are composed of one or more cell. ये चीज हमने सेल थ्योरी में स्टडी की है. Each and every living thing is made up of one or more cell. लेकिन यहाँ कहा जा रहा सब सेलुलर या ए सेलुलर. ए सेलुलर ए माने ए फॉर एब्सेंट. जो सेलुलर पार्टिकल्स हों उनसे मुतालिक कौन से हैं इसमें? वायरसेस हैं, पेरियॉन्स हैं, वायरॉइड्स हैं. ये सब पार्टिकल्स ऑफ द सेल कहलाते हैं. इनको खास तौर से जहन में रखना है. वायरस के मुतालिक आप जानते हैं कि वायरस क्या होते हैं. पेरियॉन्स और मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं. ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन कहलाती है और ये मुख्तलिफ किस्म की डिजीज प्रोड्यूस कर सकती है. ख़ास तौर से न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज. जो पेरियॉन्स हैं, पेरियॉन्स जो हैं, पेरियॉन्स ये ब्रेन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करते हैं. इसी तरह से वायरॉइड जो हैं इनके लिए भी याद रखेंगे कि they are the smallest infectious pathogen, circular in structure, RNA that has no protein code. पायरॉन्स जो हैं ये भी प्रोटीन से मुतालिक हैं और वायरॉइड्स जो हैं ये भी प्रोटीन से मुतालिक हैं. दोनों ही मुख्तलिफ किस्म की डिजीज प्रोड्यूस करते हैं. ये पार्टिकल्स हैं क्योंकि नॉन सेलुलर है, सेलुलर नहीं है. ये आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल, रादर दे आर सब सेलुलर और एसेलुलर पार्टिकल्स. हम इसे सेलुलर नहीं कह सकते. ये जरा आपको जहन में रखना है कि ये सेलुलर नहीं है, नॉन सेलुलर हैं. ये उसी तरह से बात आपको समझ आएगी कि एक होता है सेलुलर जो मेड अप ऑफ सेल, एक होता है नॉन सेलुलर जो कि या तो कंप्लीट सेल नहीं होता या इनकम्प्लीट पार्टिकल्स कहते हैं. ऐसे वायरस भी पार्टिकल्स में शामिल है क्योंकि ये भी नॉन सेलुलर है. एसेलुलर भी कहते हैं. सब सेलुलर आर एसेलुलर पार्टिकल बट दे डू नॉट रन अवे, run any metabolic activity inside them. क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इसमें वेल डेवलप होती ही नहीं है इनके अंदर. एज दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन इनमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर पाए जाते हैं नेक्स्ट टू द जनरेशन. हरी बात में एज दे शो सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. For example, they can increase in number and can transmit their character to the next generation. ये जो character है, ये living organism का है. When organism increase in number, that is they reproduce, और साथ साथ they also transmit their characteristic to the next generation. और जो उसमें characteristic हैं वो next generation में भी मुंतकिल करते हैं. ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये आप ध्यान में रखेंगे कि जिस तरह से वायरसेस हैं, पेरियॉन्स, वायरॉइड्स आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल.
यानी वेल डेवलप या कंप्लीट सेल वाले नहीं है, इसलिए इनको सेलुलर एसेलुलर पार्टिकल कहा जाता है। इस बात को खास तौर से जहन में रखेंगे। उसके बाद है सेल। आप पहले भी सेल पढ़ चुके हैं। बेसिकली cell is the building block of the life. Building block of the life, your unit of the life. Cell are the basic unit of organism, and all tissue and organ are composed of cell. आ रही बात समझ में? बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म है। And all tissue and organ are composed of cell. जो टिश्यू होते हैं बॉडी के, जो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी भी बनाते हैं, तमाम के तमाम सेलों पर मुश्तमिल होते हैं। There are different type of cell. अभी सेलों की भी टाइप्स होती हैं। सेल कैन आइदर बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये भी आप जानते हैं, सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक इनकम्प्लीट सेल हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और यूकैरियोटिक जो है वो ट्रू सेल है, कंप्लीट सेल है। Each and every cell and the cell organ is found in it. प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया ही नहीं जाता। Be careful. Eukaryotic cell have a proper nucleus and the membrane bounded organelles. आगे बात समझ में? Plants and animal cells are eukaryotic. ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल के जो सेल होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। Plant cells are generally a cubical shape, while animal cells are usually spherical in shape. स्ट्रक्चर के लिहाज से बताया जा रहा है कि प्लांट सेल की शक्ल क्यूबिकल शेप होती है, और जो एनिमल सेल होते हैं ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं। Plant cell and animal cell have evolved different organelles to perform specific function. जो इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट फंक्शन सरअंजाम देते हैं। The activity of an organism depends on total activity of independent cell. Energy flow occurs in cell through the breakdown of the carbohydrate by respiration. Cell contains the information necessary for the creation of new cell. The inherent characteristic है उसमें DNA. This information is known as hereditary information. DNA की वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर जो भी होते हैं उसमें वो ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, और ये डीएनए है सेल के अंदर। The content of the cell from the similar species are basically the same. अब डीएनए के लिए आप जहन में रखेंगे कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है। पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल बनता है तो ये कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है। योर बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियन सेल। इंसानी बॉडी जो है उसमें सेवरल बिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं, ऑर्गेनाइज इनटू ओवर 200 मेजर टाइप्स। तकरीबन इनकी 200 मेजर टाइप्स हैं सेलों की, जिसमें से कुछ स्पेसिफिक होते हैं, दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद कह रहा है कि कंपैरिजन बिटवीन द
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। मीनिंग आपको बता दिए कि क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक के मायने क्या होते हैं और यूकैरियोटिक के मायने क्या होते हैं, ये मीनिंग हमने देखी है। ये कंपैरिजन दिया हुआ है। अब ये कंपैरिजन आप उसी सूरत में समझ सकते हैं व्हेन यू स्टडी द कंप्लीट सेल। जब आप पूरा कंप्लीट सेल स्टडी कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि न्यूक्लियस कैसा होता है, क्रोमोसोम कैसे होते हैं, ट्रू मेम्ब्रेन कौन सी होती है, लाइसोसोम किसे कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वेसिकल, गोल्गी apparatus, क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें फाउंड इन सेल। तो अगर आप पहले सेल स्टडी कर लेंगे तब ये कंपैरिजन आपको समझ में आएगा, वरना क्वेश्चन ही करते रहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया किससे कहते हैं। अब ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंप्लीट स्टडी करने के बाद सेल को हम आखिर में स्टडी करेंगे। इसी तरह से एनिमल सेल और प्लांट सेल है। सबसे पहले हम देख रहे हैं सेल स्ट्रक्चर। क्या देख रहे हैं? सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर में आप याद रखेंगे, जो पहला पॉइंट आपको लिखना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है सेल वॉल। क्या है सेल वॉल को कहते हैं? फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल। A cell wall is tough, rigid, non-living and permeable protective layer in some cell type. अगर हम सेल वॉल को देखें तो काफ़ी टफ होती है, नॉन लिविंग सेलों पर मुश्तमिल होती है, परमिएबल होती है एंड प्रोटेक्टिव लेयर इन सम ऑफ द सेल। बहुत सारे सेलों में ये प्रोटेक्टिव लेयर भी कहलाती है। दिस आउटर कवरिंग इज positioned next to the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के बाद हमें नुमाया तौर पर नजर आती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इन प्लांट सेल। सेल वॉल तमाम प्लांट सेल में पाई जाती है। इसके अलावा फंजाई प्लांट्स में भी मिलती है, अलगा प्लांट में भी पाई जाती है एंड आल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया। प्लांट सेल में तो पाई ही जाती है, फंजाई भी प्लांट हैं, अलगा भी प्लांट हैं, इनमें भी मिलती है सेल वॉल। They can also found in bacteria. The cell wall has many important functions. खासतौर से they protect the cell, protection का काम कर रही है, फिर इसका स्ट्रक्चर हमें देखना है, and they also supporting part of the body. Cell wall composition varies depending on the organism. अब सेल वॉल की जो कंपोजिशन है ये वेरी करती है मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में। सेल वॉल की पोजीशन आपने देखी, कहीं फंजाई की सूरत में है, कहीं अलगा के अंदर भी पाई जा रही है, इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर भी पाई जा रही है। सेल वॉल इन प्लांट, द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ मेनली ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बेसिकली बनी हुई होती है, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स ऑफ सेल्यूलोज होते हैं प्लांट सेल के अंदर। बैक्टीरियल सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन दोनों को मिला के कह देते हैं,
लेकिन अगर सिंपली आप लिख दें बैक्टीरियल सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड, तब भी सही है। The main components of the fungal cell walls are chitin, glucans and the proteins. प्लांट की सेल वॉल जो है फाइबर्स ऑफ सेल्यूलोज की बनी हुई थी बेसिकली। बैक्टीरिया की सेल वॉल मेड अप ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड, एंड फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ chitin, glucans and the proteins. खास तौर से याद रखना है, तीन चीजों की बताइए कि बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, प्लांट सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होती है, फंजाई सेल वॉल कौन से केमिकल सब्सटेंस के बने हुए होते हैं। इन प्लांट द वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। हमने देख लिया कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। इट में कंसिस्ट अप टू द 3 लेयर्स। अगर हम प्लांट सेल वॉल को देखें तो प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर दैट हेल्प टू सपोर्ट द प्लांट। सपोर्टिंग पार्ट है जो नुमाया तौर पे हम प्लांट्स में देख सकते हैं। These layers include the middle lamella, the primary cell wall, and the secondary cell wall. ये 3 लेयर हैं जिनकी प्लांट सेल वॉल बनी हुई होती है। मिडिल लेमिला इसके लिए आप याद रखेंगे is separate one cell from another. It separate one cell from another. ये मिडिल लेमिना जो होती है सेल की, ये सेल जो होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच नजर आते हैं एक दूसरे के, तो it separate one cell from another. It is the thin membranous layer on the outer side of the cell and is made up of a sticky substance called pectin and cellulose. ओवरऑल तो सेल वॉल बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, लेकिन जब इसकी बात की जाए मिडिल लेयर की, तो ये थिन मेम्ब्रेनस लेयर लाइक स्ट्रक्चर है ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल एंड मेड अप ऑफ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पेक्टिन। पेक्टिन ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो काफी स्टिकी होता है। दूसरी लेयर इसकी कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल। इट लाइज ऑन द इनसाइड ऑफ द मिडिल लेमिना, इनसाइड ऑफ द लेमिना, ये अंदर की जानिब वाक़ई होती है एंड मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। प्राइमरी सेल वॉल जो है ये बनी हुई होती है सेल्यूलोज की, एंड द सेकेंडरी सेल वॉल या सेकेंडरी लेयर, ये प्राइमरी लेयर है, मिडिल लेयर है, इनको हम लेमिना भी कहते हैं, सेल वॉल भी लिख सकते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल it lies alongside the cell membrane. It is made up of thick and tough material of cellulose, which is held together by a hard waterproof substance called lignin. ये बहुत इम्पोर्टेंट लेयर होती है। थिक एंड टफ मटेरियल ऑफ सेल्यूलोज से मिलकर बनी है। ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, लेकिन ये सेल्यूलोज यहाँ पे किस कंडीशन में नजर आता है, काफी थिक नजर आता है और टफ नजर आता है, क्योंकि किसकी मदद से अटैच नजर आती है, एक वाटरप्रूफ सब्सटेंस होता है जिसको हम लिग्निन कहते हैं, केमिकल सब्सटेंस।
It is only found in cell which provide mechanical support in plants. काफी सख्त होता है इसलिए मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट की मैकेनिकल मदद करता है. Some cells of the xylem like trachea and the vessel. xylem की जो वेसल्स होती हैं उनमें ये नुमाया तौर पर पाया जाता है लिग्निन. डायग्राम आप देख रहे हैं, मीडियल लेमिना दिखाया गया है. उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल आप देख रहे हैं, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल आप देख रहे हैं. सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म तो पाया ही जाता है. ठीक है. अब यहाँ एक बात खास तौर से याद रखेंगे. The opening in the cell wall. क्या चीज? The openings in the cell wall are called plasmodesmata. Plasmodesmata क्या चीज है? Opening of the cell wall. ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है प्लाज्मोडेस्मा. इसे कहा जाता है. ये एक सेल, ये दूसरा सेल. इन सेलों की जो ओपनिंग होती है, एक सेल के साथ दूसरे सेल के साथ जो कनेक्शन होता है वो एक होल के साथ, पोर के साथ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा. which ठीक है, स्ट्रैंड ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट कनेक्ट एडजेसेंट सेल, जो कि साइटोप्लाज्म की बारीक बारीक डोरियां होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे ये अटैच नजर आते हैं. इनका काम क्या है? दिस अलाउ सेल टू इंटरेक्ट विद वन अनदर. एक सेल का दूसरे सेल से कनेक्शन है. इन बिटवीन द टू सेल is a connection. Plasmodesmata is a connection found in between two cells. और क्या काम करते हैं? Molecules to travel between the plant cell. एक सेल से दूसरे सेल में अगर किसी चीज को ट्रांसफर होना है तो वो ट्रांसफर हो सकता है इन पोर्स के जरिए. ये है प्लाज्मोडेस्माटा. शॉर्ट नोट्स पर आ सकता है ये. यहीं तक आज आप रखेंगे. 3 मिनट हैं, आप क्वेश्चन कर लें. बाकी रिमेनिंग पार्ट इसका हम फिर दूसरे सेक्शन में करेंगे जो आपका 12 बजे शुरू होगा इंशाल्लाह. उसके अंदर अब आप जो क्वेश्चन करना चाहते हैं क्वेश्चन कर सकते हैं. 2-3 मिनट आपके पास हैं. देखिए, एसेलुलर मीन्स ए के मायने होते हैं एब्सेंट. जो सेलुलर पार्ट होते हैं सेल के अंदर, अगर उनमें से कोई भी पार्ट सेल के अंदर नहीं पाया जा रहा तो उसको हम 2 कैटेगरीज में रखते हैं. ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? एसेलुलर कहलाता है. टेस्ट का बेटा याद रखें आप. टेस्ट के लिए जहन में रखेंगे वो एसेलुलर सब सेलुलर एक ही बात है. सब सेलुलर भी कह सकते हैं और एसेलुलर भी कह सकते हैं, एक ही बात है. टेस्ट के लिए बेटा याद रखें चैप्टर नंबर 2 है और उसमें आपको ख़ास तौर से याद रखना है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, साइंटिफिक मेथड किसे कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये डेफिनेशंस हैं ज़्यादातर. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है इसको भी ज़्यादा रिड्यूस वाले बताया जा रहा है आपको मोस्टली. ये देखें टेस्ट के लिए ज़रा
ध्यान में रखेंगे टेस्ट में, जरूरी नहीं कि सारा रिड्यूस वाला, क्योंकि ये तो हमने पूरा पढ़ा है। मैकेनिकल सपोर्ट से मुराद ये है कि स्टैंडिंग ऑफ द प्लान प्रोटेक्शन है। पाई चार्ट वगैरह नहीं होगा टेस्ट के अंदर, चार्ट इतना टाइम नहीं होगा आपके पास, कितना मुश्किल, ज़्यादातर डिफिनीशन से, एक्सपेरिमेंट से मुतालिक आप जहन में रखेंगे, रीजनिंग से मुतालिक आप याद करेंगे, पाई चार्ट वगैरह नहीं है। इस किस्म कोई चार्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है आधे घंटे का टेस्ट है, वो भी कंप्यूटर पे, उसमें तो आपको टाइप करने में टाइम लगेगा, ज़्यादा उसको सिर्फ हमने रखा है। ठीक है मेरा बेटा, ओके, बाकी बातें फिर बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे ना। जी जी, बेहतरीन बेहतरीन। उन्हें हाँ बेहतरीन।